देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो ये भर्ती निकली है सब इंस्पेक्टर पद पर, लगभग 4,500 पदों पर भर्ती निकली है। तो हम लोग इसमें शुरुआत कर रहे हैं आज विधि से, मूल विधि से। मूल विधि के अंतर्गत संविधान भी है, हमारे बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अलावा कुल 10 अधिनियम भी दिए गए हैं अलग से एक्ट, जिसमें ख़ास तौर से आईटी एक्ट है, SC/ST एक्ट है, RTI एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम है। इस तरह से अधिनियमों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आज हम लोग के बीच में प्रेक्सिस विद्यापीठ के डायरेक्टर सर श्री सुशांत पांडे जी भी मौजूद हैं और हम लोग इनसे भी गाइडलाइन लेंगे। इनसे रिलेटेड ये अपना 10-15 टॉपिक जो जिसमें ये रुचि रखते हैं, ये हम लोगों को ये भी क्लास देंगे और हम लोग एक डिस्कशन के थ्रू इस क्लास को अटेंड करेंगे। एज ए टीचर स्टूडेंट की भूमिका में हम लोग नहीं रहेंगे, एक डिस्कशन करेंगे कि एक एक्ट को हम लोग एक दिन में ख़त्म करेंगे और इस तरह से ख़त्म करेंगे कि आपके मन मस्तिष्क में घर पर जाकर पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी कि आप जाके घर पर याद रखें एक एक धाराओं को। आपको इतनी 5 साल 10 साल आपकी सर्विस हो गई होगी, अभी आपको याद नहीं हुए होंगे। आज पढ़ाने के बाद आपको लगेगा कि अच्छा पढ़ाई ऐसे भी होती है, ऐसे भी तैयारी की जाती है, ऐसे भी याद हो जाता है। आपको लगेगा आज कि अरे हम तो कहाँ हवा में घूम रहे थे, हम तो पढ़ने का तरीका ही नहीं जान रहे थे, पढ़ते कैसे हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा उसके बाद आप कोई भी SI की बुक लाएंगे, उसमें जो आपके मॉडल क्वेश्चन रहेंगे आप सॉल्व करेंगे। 2 मिनट में 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर देखते ही आपको उत्तर दिखाई देगा। तो हम शुरुआत करें, आप लोग की अनुमति है? पांडे जी शुरुआत करें। देखिए कैसे पढ़ते हैं हम लोग आज जो शुरुआत करते हैं SC/ST एक्ट का, SC/ST एक्ट। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि SC/ST एक्ट 1989 में बना था ना? कब बना था? 1989। आप तो मुकदमा भी कायम करते हैं धनंजय, तो आप तो अधिकतर किन धाराओं में आप मुकदमा कायम करते हैं SC/ST? ज़्यादा कौन सी धारा लगती है? धारा 3। यानी कि दंड का प्राविधान किस में है? दंड का प्राविधान धारा 3 में। अधिकतर दंड का जो अत्याचारों के लिए दंड है वो धारा 3 में उसका प्रावधान है। एक छोटा सा 1 पेज का हमने समरी टाइप का नोट किया है, पहले इसको हम बता दे रहे हैं आपको। तो आप देख लीजिए SC/ST एक्ट, इसको बोला जाता है 1989। किस सन में बना था? 1989। अच्छा, जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो लास्ट में लिखा है कि इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अधिनियमित एक शब्द आया है ना, अधिनियमित, और लास्ट शब्द आया है आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर शब्द आ जाता है इनेक्ट और यहाँ पर आ जाता है राष्ट्रपति महोदय कब हस्ताक्षर करते हैं। तो जब 2 प्रश्न इससे आते हैं, SC/ST एक्ट से 2 प्रश्न इस तरह के आते हैं कि ये एक्ट जो है, पहला प्रश्न तो ये आ सकता है कि किस सन में बना, आप रख देंगे कि 89 में, 1989 में। लेकिन ये शब्द आए कि ये एक्ट पर राष्ट्रपति महोदय ने कब हस्ताक्षर किया, तब आपका उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किया। इसका तो आप समझ ही रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा जब पारित कर देती है किसी भी कानून को तो अंत में राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा था हस्ताक्षर के लिए। तो उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था 11 सितंबर 1989 को। राष्ट्रपति महोदय ने इस पर कब हस्ताक्षर किया था? ये शब्द याद रखना आपको, 11 सितंबर 89 को। और उसी दिन ही ये अधिनियमित हो गया। जैसे अभी BNSS हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि 2023 लिखा है, बुक पर लिखा है ना 2000, लेकिन इनेक्ट कब हुआ है? वो 1 जुलाई 2024। कब इनेक्ट हुआ है? 1 जुलाई 2000। उसी तरह से 11 सितंबर 1989 को यह राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, यह अधिनियम बन गया। लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ ये 1990 में। कब लागू हुआ है? 1990 में। लेकिन आपको डेट याद रखना है कि 30 जनवरी 1990। नोट करते चलेंगे आप इसको। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए कि SC/ST एक्ट कब बना? अनुसूचित जनजात अधिनियम 1989 बना 89 में। राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर कब हुए? 11 सितंबर 1989 को। और लागू कब हुआ? 30 जनवरी 1990। यानी कि इस अधिनियम के तहत जो मुकदमे कायम हुए होंगे वो कब कायम हुए होंगे?
30 जनवरी 1990 के बाद ही अगर आप FIR देखेंगे अपने यहाँ जल्द, तो 30 जनवरी के बाद ही FIR इसमें लार्ज हुआ होगा। 3 क्वेश्चन तैयार हो गया आपका ये। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो सिलेबस हमने देखा है, सिलेबस में इसमें लिखा है ST ST एक्ट में कि यहाँ पर आपको सिलेबस देख के पढ़ना है। सिलेबस में साफ चीज़ें लिखा है इसमें कि महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जात के सदस्यों आदि को संरक्षण संबंधित विधिक प्राविधान पढ़ना है। यानी कि हमको केवल SC ST एक्ट ही नहीं पढ़ना है, अपितु हमको भारतीय संविधान में भी इसकी कहाँ व्यवस्था दी गई है इसको भी पढ़ना है। तो इससे को रिलेट करके हम चलेंगे कि भारतीय संविधान में मुख्यतः जो है धारा आता है 338, इससे रिलेटेड जो धारा है इसको आपको याद रखना है। इसको कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? संविधान में जो चीज़ें होती हैं क्या होती हैं? अनुच्छेद होता है। तो ये 338, 338A, 341, 342, 366 ये अनुच्छेदों को आपको संविधान के अनुच्छेदों को इसके साथ को रिलेट करना है। 366 को आपने को रिलेट कर लिया, साथ ही साथ आप जो है जैसे धारा अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 17 है और इसी के साथ ही अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 भी याद करना है। इसके साथ अभी कुछ चीज़ें मैं ऐड करूंगा, तत्काल में आप अनुच्छेदों को इसमें लिखिए कि इसके साथ ही आपके अनुच्छेद को रिलेट करेंगे। किस अधिनियम के तहत? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के साथ हमको इस अनुच्छेदों को कोरिलेट करना है। कैसे कोरिलेट आप करेंगे कि 338 में क्या है, 338A में क्या है, 341 में क्या है, 342 में क्या है, 366 में क्या है और दूसरा है 366 का दूसरा पार्ट। अब आपको बता दें कि 366 का जो 24 पार्ट है, 24वां पार्ट है, यानी 1 2 3, जिसे आप कहते हैं धारा 1 का खंड 2, धारा 3 का 2। उसी तरह से अनुच्छेद 366 के 24 में यहाँ पर आप नोट करिएगा, पूछेगा प्रश्न अनुसूचित जाति की परिभाषा कहाँ दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जाति की परिभाषा कहाँ दी गई है तो आपका उत्तर कहाँ होगा? नहीं जानते थे अब तक आप, न आपको इस किताब में मिलेगा, न जानते थे न किताब में मिलेगा, लेकिन प्रश्न यही आएगा। कारण है कि प्रश्न में केवल पुलिस विभाग के लोग वहाँ शामिल नहीं हो रहे हैं, वहाँ आम जनता शामिल हो रही है। तो वहाँ एक्ट की गहराइयों में न जाके वहाँ पर सामान्य जानकारी जो होता है एक आम नागरिक को, उसकी बात होगी। तो SC की परिभाषा कहाँ दी गई है? 366 के पार्ट 24 में। अब पूछेगा कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो 366 के पार्ट 25 में आप लिखेंगे अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? 324 में क्या दिया है, 366 24 में क्या दिया है? मैं रिपीट करूंगा, क्वेश्चन याद रखते रहिएगा साथ साथ। अगर पूछेगा कि अनुसूचित जाति की परिभाषा कहाँ दी गई है तो कहाँ बताएंगे? 24। अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कहाँ दी गई है? जी। अब इसी से रिलेटेड चलिए 341 पर आ जाइए। 341 और 342 अगर आपसे पूछता है कि किसी व्यक्ति को, किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बनाना है, तो एक तो कौन बना सकता है, किसको पावर है और किस अनुच्छेद के तहत बना सकता है। तो कोई बताए इसमें किसको पावर है बनाने की? अनुसूचित जाति की घोषणा कौन कर सकता है कि यह कास्ट अनुसूचित जाति की है या अनुसूचित जन? हाँ हाँ, कौन? CGM, SDM ये बना देते हैं कि ये जाति जो है अनुसूचित जाति की हो जाती है। SDM बना देते हैं। देखिए कितना मतलब डीप नॉलेज है आपको। केवल राष्ट्रपति को अधिकार है। किसको अधिकार है?
राष्ट्रपति को अधिकार है। किसको अधिकार है? कि किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करना है, ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद में है? 341। किस अनुच्छेद में है? लिखिए, किस जाति को अनुसूचित जाति घोषित करना है, यह अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य सरकारों से, राज्य की सरकार से परामर्श करके, यानी कि राज्य सरकार किन्हीं अपने क्षेत्र के जात विशेष लोगों को सिफारिश करके भेजती है कि ये हमारे राज्य में ये जातियां हैं, इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए। तो कौन घोषित करेगा? कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 341। किन जातियों को एसटी में घोषित करना है कि वो शेड्यूल ट्राइब्ड हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, सेम यही प्रक्रिया राज्य सरकार की परामर्श पर कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। अब आती है कि एक तो आपने परिभाषा समझ लिया, 366(24) में एससी की परिभाषा, 366(25) में शेड्यूल ट्राइब्स की परिभाषा। इनको घोषित कौन करेगा? तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय घोषित करेंगे राज्य सरकार की अनुशंसा पर। अब आता है कि एससी एसटी आयोग भी बनते हैं। क्या बनते हैं? अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो वो किस अनुच्छेद में उसका प्राविधान है? तो वो प्राविधान जो है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में वर्णन है? 338। जनजाति के लिए कहाँ वर्णन है? आयोग के लिए 338 है। जनजाति आयोग नोट करते चलिएगा भाई, फिर भी आपको मिलेगा नहीं किसी किताब में। आपको इस लेवल में घुसाया जा रहा है कि सिपाही से लेके और आईएएस तक की परीक्षा के लिए आपको इस लेवल में ले जाया जा रहा है। ठीक है, ताकि एक साथ कोरिलेट होगा, समझने में चीज़ें आपको आसान होगी। अब आपको क्या चीज़ें आ गया? आयोग समझ में आ गया, आपको जाति समझ में आ गया, आपको उसकी परिभाषा समझ में आ गया। सब चीज़ें अलग अलग हैं और एक ही प्रश्न में चारों ये अनुच्छेद मिलेंगे। आपको कंफ्यूज रहेंगे आप, अगर क्लियरिटी आपके दिमाग में नहीं रहेगी तो जाति की जगह पर आयोग को ट्रिक करके चले आएंगे, आयोग की जगह पर परिभाषा को ट्रिक करके आएंगे। तो आपको क्लियरिटी रहे कि यह हम परिभाषा अगर पूछता है तो हमको 366 में जाना है, 24-25 देखना है। हमको आयोग पूछता है तो 338 ए में जाना है। हमको अगर किस जातियों को कौन शामिल करेगा 341 और 342 में जाना है, तो यहाँ पर शामिल करने की अधिकारिता आती है। एक चीज़ और आपको इसमें ध्यान देना है कि ये 338 ए जो है, यहाँ लिख लीजिएगा साइड में, 2003 में संविधान संशोधन किया गया, जिस संविधान संशोधन का नाम है 89वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, यह संशोधन करके 338 ए का प्राविधान, यानी कि संविधान में अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया और वहाँ पर जनजाति आयोग के लिए पृथक व्यवस्था की गई। तो अगर प्रश्न पूछता है कि जनजाति आयोग के लिए पृथक व्यवस्था का कहाँ उल्लेख है, तो आप क्या बताएंगे? ए में। पूछता है कि पृथक आयोग जनजाति आयोग के लिए कब बना? 2003 में। प्रश्न पूछता है किस संविधान संशोधन से बना? 89वें संविधान से। आपको 4 प्रश्न मिलेंगे एक एक प्रश्न में, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें आप नोट कर लिए, राजू नोट कर रहे हो? ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, समाज में या संविधान में आप पढ़ते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, ये 3 शब्द बार बार आता है। यह अधिनियम अगर आपसे पूछा जाता है कि यह अधिनियम आर्थिक न्याय पर आधारित है या सामाजिक न्याय पर आधारित है या राजनीतिक न्याय पर आधारित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यह जो एक्ट बना है, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए
उनके आर्थिक न्याय पर आधारित बना है, सामाजिक न्याय पर आधारित बना है, राजनीतिक न्याय पर आधारित बना है, या उपरोक्त सभी पर बना है? तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? देखिए, अब आपको डीपली नॉलेज रखना है कि उपरोक्त सभी के लिए ये नहीं बना है, केवल सामाजिक न्याय पर आधारित बना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे ऊपर ही जहाँ ये लिखे होंगे आप अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात अधिनियम 1989, वहीं पर आप लिखेंगे सामाजिक न्याय पर आधारित अधिनियम। ये पहला अपने संविधान अपने कानून में अधिनियम में है जहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि यह अधिनियम सामाजिक न्याय के अधिनियम पर यह अधिनियम बनाया गया है, ताकि इस जाति के इन जाति के व्यक्तियों को सामाजिक न्याय मिले। क्लियर हो रहा है बातें आप लोगों को? अब आते हैं इसी ये अनुच्छेद से आपको क्लियर हो गए 6 अनुच्छेद, 1 2 3 4 5 6 अनुच्छेद क्लियर हो गए। अब इसको आप 17 पर पहले आते हैं, उसके बाद 15 पर हम आएंगे। अनुच्छेद 17 को आपने संविधान में पढ़ा होगा कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। यह पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत कहाँ, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप क्या बताते हैं? अनुच्छेद 17 बताते हैं ना कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। यह व्यक्ति का क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है ये सभी भारतीयों का मौलिक अधिकार है। उसमें खास तौर से SC ST एक्ट के व्यक्तियों के लिए अस्पृश्यता की अंत कर दी गई। संविधान लागू होते ही कि 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत हो गया। 1955 में एक अधिनियम बनता है, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम कब बना, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1955 में। ठीक है, अब आपको एक सवाल इसमें से और भी बनता है कि इस अधिनियम का वर्तमान नाम क्या है? इस अधिनियम का वर्तमान नाम क्या है? क्या नाम है वर्तमान इसका? कोई बताए, कोई एक आदमी? यह अधिनियम 1955 में बना था, अनुच्छेद 17 पर बेस्ड होके अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955। अब हम लोगों के जो एक्ट की किताब हम लोगों के पास है, जिसके तहत हम लोग मुकदमा दर्ज करते हैं, वो कौन से एक्ट में हम लोग करते हैं? सिविल अधिकारों का अधिनियम। क्या नाम पड़ गया इसका? अब सिविल अधिकारों का अधिनियम, या इसको सिविल संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं। तो सिविल अधिकारों का अधिनियम नाम पड़ा इसका अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम की जगह पर। और वर्ष क्या रहा? 1900। ध्यान रखना है, इसमें 3 प्रश्न आते हैं। इसमें अब तक जो भी डायरेक्ट और रैंकर परीक्षाएं सब इंस्पेक्टर की हुई हैं, उससे प्रश्न उठाया गया। कोई हवा में प्रश्न नहीं है कि आपको बाहर के। अब तक 1990 से और लेकर 2015 तक और लास्ट 2021 वाला अभी जो 9000 वाला हुआ है, 10 सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं से उठाया गया प्रश्न है। सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब बन गया? और अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम कब बना? इसी को नाम केवल चेंज कर दिया गया। कब चेंज किया गया, एक अलग प्रश्न आता है कि यह अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 को सिविल अधिकारों का अधिनियम 1955 बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1976। आप इसको नोट करेंगे कि सिविल अधिकारों का अधिनियम 1955 अस्पृश्यता उन्मूलन 1955 की जगह ले लिया। किस सन में लिया? 1976 में ले लिया। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 15 हमने यहाँ छोड़ रखा था, इसलिए छोड़ रखा था कि यहाँ पर SC ST एक्ट की कुछ बातें आती हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए किस धारा में, अनुच्छेद में
आरक्षण का प्राविधान है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अनुच्छेद 16(4). किसमें है? 16(4) में। किसके लिए आरक्षण का प्रावधान है? SC ST के आरक्षण का प्रावधान। ठीक है। और एक प्रश्न आता है, आपने सुना होगा कि एक बार प्रमोशन से डिमोशन कर दिया गया था, यानी कि नौकरी में आने के बाद जो प्रमोशन का व्यवस्था है वो SC ST के लिए किस अनुच्छेद में दिया गया है? 16(4)A में। किस में दिया गया है? किस चीज़ के लिए? ST ST व्यक्तियों के जो नौकरी में है, प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यह है कि नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था और नौकरी में आने के बाद प्रमोशन की व्यवस्था, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16(4)A में है। अब आपसे एक प्रश्न इसमें ये भी कभी कभी कर देता है कि यह किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था दी गई, तो आपको लिखना पड़ेगा 77वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहां से आपको 3 प्रश्न मिले। नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है? अनुच्छेद 16(4) में, और प्रमोशन में 16(4)A में। और संविधान संशोधन कब वो कौन सा हुआ था? 77वें संविधान संशोधन। ठीक है। अब एक नया, जिसे EWS सवर्णों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए पूछ सकता है। तो इसी अनुच्छेद से रिलेटेड है, इसको भी इसी को लगे हाथ इसको भी याद कर लीजिए कि 16(6) में EWS की व्यवस्था की गई है, जिसमें 8 लाख वाली सीमा जो दी गई है, जो आय प्रमाण पत्र बना के आप लोग फार्म भरते हैं। ठीक है। तो EWS की व्यवस्था की गई है 16(6) में। यह किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 123 है या 103? पानी जी थोड़ा देखिएगा। 103वें संविधान संशोधन द्वारा, 123 या 103 ऐसे है संविधान संशोधन द्वारा। तो लगे हाथ इसको भी आप तैयार कर लेंगे, यानी कि सही है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा EWS की व्यवस्था की गई। तो आपको 16 का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अनुच्छेद 16 का। अनुच्छेद 15 का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अनुच्छेद 17 का हो गया, और 341-42, 338 है, 338, और साथ में आपने 366-24, 366-25। हाँ, अच्छा 15 का इससे रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, कुछ अलग चीज़ें दे रही है, इसलिए 15 को हम इसको हटा रहे हैं, 16 कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको 16 समझिए। ठीक है। तो 16 के हम लोगों ने कंसेप्ट ये चारों समझ लिया। अब आते हैं कि यह कहाँ लागू है। हाँ, 15(6) बताता है सरकार EWS के लिए विशेष प्रावधान करे। 15(6) में प्रवेश के लिए। अच्छा, 16(6) में क्या दे रहा है? 16(6) में तो ये था कि संसद को आर्थिक एवं सार्वजनिक रोजगार के मामलों में विशेष प्रावधान होता है। तो 15(6) है ये। हाँ, 15(6) कहता है संसद की यह शक्ति है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के सरकारी संस्थाओं में विशेष प्रावधान करे। तो ये 15(6) कर दिया है। सार्वजनिक रोजगार करे, दो अंतर है, दोनों है, 15(6) और 16(6) है। 16(6) ठीक है। एक में है सार्वजनिक रोजगार, हाँ, एक में सरकारी संस्थाओं में रोजगार। सरकारी संस्थान। अच्छा, दोनों का 103 में ही संशोधन हुआ है। ठीक है। अब आते हैं कि यह अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है। यह अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है? या 16(6) वाला एक बार पानी जी क्लियर कर दीजिए। ये है कि संसद को ये शक्ति जाती है कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर वर्ग के लिए हैं उनको सार्वजनिक रोजगार, मतलब एक जनरल जो रोजगार के पूरा में उनको शामिल किया जाए, उनके लिए सार्वजनिक रोजगार की व्यवस्था की जाए। EWS के लोगों के लिए ये 16(6) देता है। 15(6) देता है EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? जैसे सार्वजनिक रोजगार में प्राइवेट भी हो ले और 15(6). अच्छा, दोनों चीज़ें इसमें देख लीजिए। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS आरक्षण लागू किया गया है। 15(6) बेसिकली सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो हम लोग फॉर्म भरते
EWS का सर्टिफिकेट लगा करके तब IIT 15(6) में क्या है, 16(6) में क्या है अनुच्छेद में? कोई सरकारी अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें प्रवेश के लिए है वो सर, सरकारी वैकेंसी अगर निकलती है तो प्रवेश के लिए 15(6) और रोजगार के लिए ये क्या नाम है 16(6). देखिए 15(6) में EWS में 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। थोड़ा सा थोड़ी देर कैमरा वो करिए तो 6 में नोट कर लीजिए, शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में 10% आरक्षण, और 16(6) में नोट कर लीजिए सरकारी नौकरी में आरक्षण। शिक्षा मतलब मेडिकल में आपको एडमिशन लेना है, बीटेक में एडमिशन लेना है, प्रवेश हेतु आरक्षण। हाँ नहीं, मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी में, किसी संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर 10% आपको आरक्षण है, और सरकारी नौकरियों में अगर आरक्षण लेना है तो आपको इस अनुच्छेद के तहत 16(6) के तहत। क्लियर हो गया? सरकारी नौकरियों में 16(6) के तहत, और एजुकेशन में पढ़ने के लिए सीधा याद ये रखना कि पढ़ाई के लिए हम कहीं अगर आरक्षण लेंगे तो 15(6) में लेंगे, नौकरी के लिए लेंगे तो 16(6) में। 15-16 ऐसे याद रख सकते हैं, जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे नौकरी कहीं मिलेगी। 15 में पढ़ाई, 16 में नौकरी। बस 15 में पढ़ाई, 16 में नौकरी। पढ़ लेंगे बढ़िया, बीटेक एमटेक और MBBS कर लेंगे, नौकरी। तो 15 में हम शिक्षा क्षेत्र में 10% आरक्षण लेंगे, और 16 में हम सरकारी नौकरियों में आरक्षण ले लेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई? अब थोड़ा बहुत मोटा मोटी और हेडिंग आपको बता दें। आयोग बनाना ये सब आप लोग सुनिए। 2 बार इस अधिनियम में कितनी बार अब तक संशोधन हुआ है? संसद ने इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन किया है? कोई बताए उत्तर इसका? 89 में नहीं, 90। वो संशोधन थोड़ो है यार। आप SC ST एक्ट 1989 में बना, इसको पढ़ाना तुम बेकार करती है। 89 में बना, राष्ट्रपति महोदय ने 11 सितंबर 1989 को हस्ताक्षर किया, और ये लागू हो गया 30 जनवरी 1990 को। इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, नोट कर लीजिए। कितनी बार संशोधन हुआ, हेडिंग डालिएगा। इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? 2 बार हो चुका है। उत्तर होगा 2 बार। एक बार 2015 में, और दूसरी बार 2018 में। अब आपको 2015 में प्रश्न पूछा है 2 बार SI में कि 2015 में जो संशोधन हुआ है वो किन बातों को लेकर संशोधन हुआ है, उसमें क्या ऐड किया गया है? तो अपराधों की श्रेणियों को बढ़ाया गया है। अपराधों की श्रेणियों में वृद्धि, श्रेणियों में वृद्धि, नोट कर लीजिएगा। 2015 वाले संशोधन में क्या संसद ने किया था? अपराधों की श्रेणियों में वृद्धि। जैसे मान लीजिए कि धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 5 है, कोई भी धारा है इसकी SC ST एक्ट की, उसमें कुछ एडिशनल ABCD 1 2 3 ऐड कर दिया गया। और ये चीज़ें कब हुई हैं? 2015 में। राजू ध्यान रखना है। अपराधों की श्रेणियों में इजाफा किस संशोधन में किया गया? 2015 में। 2018 में तुम लोगों ने सुना होगा, अभी जब भर्ती होकर आप आए होंगे, कि एक बहुत बड़ा देश में हंगामा चल रहा था कि सरकार पर आरोप लग रहे थे कि अब डायरेक्ट SC ST एक्ट दर्ज नहीं हो रहा, SC ST एक्ट में अब गिरफ्तारी नहीं हो रही है, SC ST एक्ट में लोग अंतरिम जमानत ले रहे हैं। तो वो चीज़ें 2018 में जोड़ी गई, और 2018 के जो प्राविधान जोड़े गए हैं उसको आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो कई बार प्रश्नों में हमने देखा है, तो वो चीज़ें पूछ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें 2018 में हुआ है। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि 2018 के महत्वपूर्ण 3 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट संशोधन में ये हुआ कि FIR दर्ज करने से पहले, FIR दर्ज करने से पहले जांच की आवश्यकता नहीं है, जांच की आवश्यकता नहीं है। यानी कि SC ST एक्ट का कोई मामला आता है तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जांच करने के बाद आप FIR लिखें, आप डायरेक्ट FIR लिख सकते हैं। ये प्रावधान एक जोड़ दिया गया। दूसरा क्या जोड़ा गया कि आयोग कहता था कि बिना न्यायालय की अनुमति के हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ये भी इसमें जोड़ दिया गया कि बिना अनुमति के भी आप गिरफ्तारी कर सकते हैं।
बिना अनुमति के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। और तीसरा क्या जोड़ा गया? तीसरा ये जोड़ा गया कि अग्रिम जमानत सामान्यतः नहीं दी जाएगी। अग्रिम जमानत सामान्यतः नहीं दी जाएगी। अग्रिम जमानत कौन देता है? आईओ देता है कि पुलिस अधीक्षक देते हैं, डीएम देते हैं? कौन देता है? अग्रिम जमानत कौन देता है? आप बताओ, पैरोकार हो। कौन से जज देते हैं? विशेष न्यायालय, जो सत्र न्यायालय के इक्विवेलेंट होता है, उसी के तहत काम करता है। तो अग्रिम जमानत कौन देता है? विशेष न्यायालय। उच्च न्यायालय में लोग ले जाके 482 के तहत अग्रिम जमानत लेके आते हैं, तमाम सेक्शनों के तहत लेके आते हैं ना, उसमें सीआरपीसी के तहत। अब बीएनएसएस हो गया कि हमने डाल दिया कि सर हमको संभावना है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, हमको अग्रिम जमानत दे दीजिए। तो अग्रिम जमानत सामान्यतः न्यायालय नहीं देगा। इसमें माने जनरली जो एक रूटीन के तहत अगर मिल रहा हो जमानत, तो हमको 3 परीक्षा के दृष्टि से याद रखना है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं है। दूसरा क्या याद रखना है? बिना अनुमति के गिरफ्तारी की जा सकती है। और तीसरा क्या रखना है? कि अग्रिम जमानत सामान्यतः नहीं दी जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 2015 के संशोधन में और 2018 के संशोधन में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे? कि 2015 में अपराधों की कुछ श्रेणियों को ऐड कर दिया गया, 2018 में क्या कर दिया गया? कुछ प्रावधान दे दिए गए कि भाई एफआईआर आप बिना जांच के दर्ज कर सकते हैं, आप जो है बिना अनुमति के गिरफ्तारी कर सकते हैं, आप न्यायालय सामान्यतः जो है अग्रिम जमानत नहीं देगी। तो आपको 2015 संशोधन भी क्लियर हो गया, 2018 संशोधन भी क्लियर हो गया, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे आप सुनते हैं कि गुंडा बना दिया पुलिस ने, जो महिला संबंधी अपराध करते हैं, समाज के दबंग व्यक्ति है, असामाजिक तत्व है, पुलिस उनको गुंडा बनाती है। वो किस न्यायालय में चलता है? डीएम साहब के न्यायालय में चलता है। वो अपना पावर डेलीगेट करते हैं तो एडीएम साहब के, किसको चलना है? डीएम साहब के न्यायालय में चलता है। उसको क्या बोलेंगे? डीएम साहब, जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलता है, न कि एडीएम साहब के न्यायालय में। किसके न्यायालय में चलता है? जिला मजिस्ट्रेट। जिला बदर करने का अधिकार किसको है? जिला मजिस्ट्रेट को, एडीएम साहब को नहीं है। ऑन बिहाफ वो करते हैं ना, या उनको जिला अधिकारी को। इस SC/ST एक्ट के तहत भी जिला बदर करने का अधिकार है। और धारा 10 के तहत इसमें भी जिला बदर लोग होते हैं। किस धारा के तहत? धारा 10। तो इसको भी एक महत्वपूर्ण धारा है, लिख लेंगे। धारा 10 के तहत, धारा 10 के तहत आपको इस लेवल से अभी नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको एपीओ और सिविल जज का परीक्षा देना है। बात समझिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश SI 2025 का आपको परीक्षा देना है। वो कानून जो है, यह जो कानून है, ये टोटली, इसमें सिविल जज भी इसी से देते हैं। जुडिशियली के जितने परीक्षाएं होती हैं वो डीप में होती है। हम लोगों को जो बाहर से बच्चा पढ़ के आ रहा है, BTech MTech करके आ रहा है, उसको ला के डीप में नहीं घुसना है। उसको ये सब जानकारियाँ चाहिए जो बाहर की दुनिया में जानकारियाँ। जिला बदर उसको बाहर की दुनिया में सुना है, तड़ीपार नाम सुनते हैं, क्या सब सुनते हैं? तो कभी कभी आप ध्यान रखिएगा, जिला बदर के जगह पर आम बोलचाल में तड़ीपार शब्द यूज होता है। क्या होता है? ये तड़ीपार हो गया है। गुंडा अधिनियम के तहत जब कोई जिला बदर होता है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय से, तो कितने दिन के लिए होता है? इसमें कितने दिन के लिए होता है? 3 वर्ष। कितना? ये प्रश्न आया हुआ है। कितने दिन के लिए? 3 वर्ष के लिए। कौन सा न्यायालय दे सकता है इसको? विशेष न्यायालय। कौन सा न्यायालय दे सकता है? जो एक एक शब्द मैं बोल रहा हूँ वो प्रश्न है, आप याद लिखते रहिएगा। जिला बदर तड़ी पर का आदेश इस अधिनियम के तहत किस धारा में? धारा 10 में। कौन न्यायालय दे सकता है? विशेष न्यायालय। जिला मजिस्ट्रेट नहीं, विशेष न्यायालय देगा। किस धारा के तहत? 10 के तहत। कितने साल के लिए? 3 वर्ष।
अब आपके प्रश्न दिमाग में आएगा कि विशेष न्यायालय को कौन गठित करता है। लिखते रहिए, ये प्रश्न में लिखिए। आप 1 2 3 4 ऐसे करके लिखिएंगे तो आपको समराइज याद भी होता रहेगा और जिस दिन आप रिवाइज करेंगे उस दिन आसान रहेगा। अगला पॉइंट लिखिए, जो भी 15वां 16वां 20वां पढ़ रहा हो, कि विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है। ये प्रश्न है, आया हुआ है 2022 वाले सब इंस्पेक्टर वाले में। विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? उत्तर लिखिए, विशेष न्यायालय का गठन राज्य सरकार अपने संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके करती है। विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? राज्य सरकार अपने राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके विशेष न्यायालय का गठन करती है। विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय के समान होता है, यानी कि सत्र न्यायालय में जैसे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय होते हैं, एडीजे होते हैं, उसी तरह से जो भी स्पेशल न्यायालय है, जैसे पास्को कोर्ट है, फास्ट ट्रैक, जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो आपको यहाँ से 3-4 प्रश्न याद हो गए कि जिला बदर, तड़ी पार, धारा 10, 3 वर्ष, विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है, किस तरह से होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला चीज़ लिखिए कि इस अधिनियम के तहत, थोड़ा सा कोई कपड़ा लाना मनी है, कपड़ा, अच्छा ठीक है, कुछ मिटा दें इसमें से, आप लोगों को हो गया, इधर से मिटा दे रहे हैं, ये तो नोट हो गया होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। लिखिए, इस अधिनियम के तहत पीड़ित के लिए क्या विशेष प्रावधान है? पीड़ित के लिए क्या विशेष प्राविधान है? पीड़ित समझ रहे हैं? पीड़ित का मतलब SC ST एक्ट का कोई व्यक्ति, पीड़ित का मतलब SC ST एक्ट का कोई व्यक्ति, उसके लिए क्या प्राविधान है? तो उसके 3 प्राविधान दिए गए हैं। एक तो क्या करना है, नोट कर लीजिए तीनों को, चौथा आपको याद नहीं करना है। पहला उसकी सुरक्षा, दूसरा पुनर्वास और तीसरा मुआवजा। जिसको आप कंपल्सेशन कहते हैं। पीड़ित के लिए क्या विशेष प्रावधान है? उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, उसका पुनर्वास सुनिश्चित करना है, उसको मुआवजा देना है। ठीक है? एक इससे पहले जो हमने शब्द इस्तेमाल किया था विशेष न्यायालय, तो विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा। लेकिन दोनों अगर रहे, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार, तब क्या उत्तर देंगे? राज्य सरकार। कौन गठन करता है? उनसे परामर्श केवल लेती है कि ठीक है यार, हमारे इस जिले में भी एक विशेष न्यायालय होना चाहिए, एक SC ST एक्ट का कर दीजिए, पास्को चल ही रहा है और गैंगस्टर चल ही रहा है, एक इसको भी कर दीजिए। तो कौन गठन करता है? पूछेगा किस धारा में करता है विशेष न्यायालय गठन? धारा 14। किस धारा में करता है? धारा 14। यहीं पर धारा 14 कर लीजिए विशेष न्यायालय का। एक और महत्वपूर्ण धारा है कि अगर कोई SC ST एक्ट का पीड़ित व्यक्ति थाने पर आता है और थाने का हेड मोहरिर या थाना प्रभारी या डे अफसर उसका अभियोग पंजीकृत नहीं करता है, तो वो किस धारा के अंतर्गत वो दंडनीय होगा? एक प्रश्न ये हो गया। क्या हुआ थाना प्रभारी या हेड मोहरिर या डे अफसर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और वो नहीं दर्ज कर रहा है, तो क्या ये प्रावधान उस पर लागू होंगे?
दो प्रश्न यहाँ पर है और दोनों प्रश्न पूछे गए हैं 2015 SI में पूछा गया। अगर मैं SC/ST एक्ट का व्यक्ति हूँ, थाना प्रभारी, यहाँ कोई पीड़ित व्यक्ति SC/ST एक्ट का आता है कि मुझे गैर SC/ST व्यक्ति ने मारा पीटा, गाली गलौज दिया, जान माल की धमकी दिया, घर उजाड़ दिया, और मैं मुकदमा दर्ज नहीं करता, अब मैं SC/ST एक्ट का व्यक्ति हूँ, थाना प्रभारी, क्या मेरे ऊपर धारा 4 लगेगी? अच्छा, इसका प्राविधान धारा 4 में है। किस धारा में है? कर्तव्यों की उपेक्षा। हेडिंग क्या है इसका? कर्तव्यों की उपेक्षा। अगर मैं SC/ST एक्ट व्यक्ति का थाना प्रभारी, हेड मोहरी, डे अफसर हूँ और कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति तहरीर लेकर आता है तो हमारे ऊपर यह अधिनियम अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये नहीं जिसे कन्फ्यूजन होता है कि लोक सेवक तो मैं हूँ, भले SC/ST एक्ट का हूँ, मैं SC/ST जाति का हूँ, लोक सेवक हूँ, तो यह है लोक सेवक के कर्तव्यों की उपेक्षा। लेकिन इसमें क्लियर हो जाता है, आदमी भ्रम में आ जाता कि यार ये तो लोक सेवक के कर्तव्य की उपेक्षा की बात कर रहा है, तो इसमें जो भी लोक सेवक होगा वही उसका दोषी होगा। लेकिन उनको दोषी यहाँ नहीं बनाया गया है। दंड कितना है नोट जरूर कर लीजिए, 6 माह से 1 वर्ष। एक बार ये भी पूछा गया है प्रश्न, 6 माह से 1 वर्ष दंड होगा, माने 6 माह से लेके 12 मास तक, यानी 6 माह से 1 वर्ष। किस धारा में है? धारा 4 में है। और आपको क्लियर हो गया कि गैर अनुसूचित जाति व्यक्ति का कोई लोक सेवक है और तब अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति आता है तो ये धारा अप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा किताब से देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण कौन से सेक्शन हैं और इस अधिनियम में और हम लोगों को क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा डीपली इसमें आम जनता के जो पढ़े BTech IIT और तमाम लड़के भी फार्म भरते हैं इसमें, उनको इतना कानून को फुर्सत नहीं है कि डीपली पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो कानून के बाहरी आवरण है इसी को हमको ध्यान रखना है। आपको लगभग वो चीज़ें बता दी गई हैं अब तक जो आपके एग्ज़ाम में इस अधिनियम से रिलेटेड आएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कितने अध्याय हैं। अध्याय, इस अधिनियम में अध्याय कितने हैं? 5। नोट करो, हम समझे कि इतना तो जानते होंगे। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? इस अधिनियम में अध्याय हैं 5। धाराएं कितनी हैं? 23। धाराएं कितनी हैं? 23। 23 धाराएं कितनी हैं? लेकिन आपको इसमें से मुख्य जो धारा याद रखना है, धारा 2 ड ग, धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 8, धारा 10, इतनी धाराएं आपको याद रखना है मेनली। 23 धाराओं में से आप 2 ड ग क्यों हमने आपको बता दिया है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 ड ग में चीज़ें बताई गई थी कि वह पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा दी गई थी। किसकी दी गई थी? हाँ, पीड़ित व्यक्ति की 2 ड ग देख लेते हैं। 2 ड ग में 2 ड ग अच्छा, ड का मतलब यहाँ अंगस है हमारा, ढ हो गया है। इसको अंग्रेजी में याद कर लीजिए 2EC, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 2 का 5वां, 5वां का तीसरा, इससे याद हो जाएगा। 2 का 5वां, 5वां का तीसरा। इसमें पीड़ित का मतलब ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के भीतर आता है और इस अधिनियम के किसी अपराध के होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से धनी हानि या उसकी संपत्ति की हानि वहन का अनुभव करता है। इतनी चीज़ें प्रश्न पूछ सकता है कि किस तरह के अपराध SC/ST के व्यक्ति के प्रति हो सकता है, तो ये शब्द जरूर आप याद कर लें। यहाँ क्या आपने लिख दिया? पीड़ित को क्या क्या हानि गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति दे सकता है? भावनात्मक दे सकता है,
धन संबंधी दे सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से दे सकता है, साइकोलॉजिकल, शारीरिक रूप से दे सकता है, मानसिक रूप से दे सकता है, संपत्ति की हानि कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 प्रकार से उसको पीड़ित व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो धारा 3 है जिसके लिए मैं आज क्लास लिया हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो धारा 3 को 1000 सब इंस्पेक्टर में 4 या 5 से ज़्यादा लोग याद नहीं कर पाते थे। धारा 3 जिसमें दंड का प्राविधान है, जिसमें दंड का प्राविधान है, उस धारा को 1000 सब इंस्पेक्टर का अगर एग्ज़ाम होता था तो 4 से 5 लोग ही उस धारा को कम्प्लीटली बता पाते थे। तो हमको भी नहीं याद होता था। हमने उसका एक 60 उस समय 15 साल पहले एक फार्मूला बनाया था, वो हमको अभी याद है। अमन अक बेम लीलई जमाम, ये हमने अपने याद करने के लिए कोई मैथ का फार्मूला नहीं है। हमने अपना हर एक पॉइंट से एक शब्द केवल मैंने उठाया था, अमन अक बेम लीलई जमाम, और ये शब्द कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्द यहाँ हो रहे हैं। और इस धारा में जब धारा 3 हम पढ़ते हैं जिसमें सारे अपराधों का वर्णन दिया गया है, और वहीं हम 325 321 यही सब लगाते रहते हैं। क्यों भाई धनंजय बताओ, यही तो लगाते हैं आईपीसी के साथ। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि आईपीसी के साथ क्या SC/ST एक्ट लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता है। लगाया जाता है? क्यों नहीं लगाया जाएगा भाई? किसी के साथ रेप होगा, किसी के साथ आगजनी होगी, किसी के साथ मारपीट होगी, कोई भी घटना होगी तो जो आईपीसी में धाराएं उससे रिलेटेड हैं वो धाराएं रहेंगी। अब देखिए धारा 3 जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। इस पर देखिए बुक पर सीरियस होना, अभी 5 मिनट, लास्ट समय में आदमी पिछड़ जाता है। धारा 3 देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, इतना पॉइंट, इसके बाद इतना पॉइंट, उसके बाद इतना पॉइंट, उसके बाद इतना पॉइंट। मैंने पागल हो जाएगा आदमी 5-6 पन्ने में, 5-6 पन्ने में आदमी पागल हो जाएगा। और एक चीज़ केवल ये याद कर लोगे तो 6 पन्ने का कंसेप्ट आ जाएगा कि अरे इस तरह का अपराध है तो ये धारा 3 में ही जाएगा। क्या करना है? अ से क्या मतलब है? अ से मतलब है कि अखाद्य पदार्थ खाने पीने को मजबूर करता है। अ से मतलब क्या है? इसमें लिखा है जो कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। पहला तो शर्त क्या है कि जिस पर यह मुकदमा कायम हो रहा है वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का नहीं होना चाहिए। पहला तो ये हो गया। अब उसके 3(1) ये किस में परिभाषा दिया गया है? 3(1) में दिया गया है। क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो SC/ST एक्ट जाति के नहीं है, उन्हीं पे धारा अप्लीकेबल होगा। अब 3(1) का आप आ जाइए कि 3(1) का क क्या है? 3(1) का क, अब यहाँ से 3(1) का क कहता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य पदार्थ घृणाजनक पदार्थ रखता है, ऐसे सदस्य ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने खाने को मजबूर करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला पॉइंट क्या है, और से क्या याद रखेंगे? अखाद्य पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति जो SC/ST एक्ट का नहीं है, SC/ST एक्ट के किसी व्यक्ति को अखाद्य पदार्थ देने को खिलाने को मजबूर करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया 3(1) का। दूसरा ख कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसर में या परिसरों के प्रवेश द्वार पर मल मूत्र मल पशु शव कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है। तो 3(1) ख।
यहाँ क्या हो गया? अखाद्य, अखाद्य। और यहाँ क्या कर लेंगे? मलमूत्र। इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके दरवाजे पर हम गोबर फेंक दिए, मलमूत्र फेंक दिए, ले जाके कोई मरा हुआ जानवर फेंक दिए, तो ये 3 1 के ख में चला जाएगा। ग में क्या आएगा? 3 1 ग। न का मतलब सीधा नंगा करना। क्या करना? न का मतलब अपमानित करना, नंगा करना, ठीक है। अ म न, तो अपमानित करना या नंगा करना, अमन। अब आता है अ, यानी कि चौथा, अनुसूचित जात के किसी सदस्य को अमन अक, हाँ, अनुसूचित जात के किसी व्यक्ति को जूता चप्पलों की माला पहनाएगा। अब यहाँ पर अमन नग्न वाला हो गया, 3 1 घ में आ जाएगा, न आ जाएगा, नंगा करना। और ग में क्या आ जा रहा है? पड़ोस में मल मूत्र कूड़ा करकट 100% मल मूत्र है। इस किताब में ही मिसप्रिंट है, 2 बार रिपीट कर दिया है, किताब में ही मिसप्रिंट है। यहाँ नंगा करना ग में ही आएगा, यहाँ इसने मिसप्रिंट कर दिया है। अगला है अनुसूचित जात के सदस्य बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा, कपड़ा उतारेगा, बलपूर्वक सिर मुड़ाएगा, मूछें हटाएगा, चेहरे को पोतेगा, अन्य कार्य करेगा जो मानव गरिमा के विरुद्ध है। ठीक है, कुछ इसमें किताब नई है, मिसप्रिंट हो गया है। 3 1 च। क का मतलब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये जो है मतलब उसको कब्जा रहित करेगा, उसके ज़मीन को कब्जा रहित कर देगा। माने उसकी ज़मीन है, हमने अपने में मिला लिया, या उसकी ज़मीन को, मकान को अपने में मिला लिया। छ ज। अब देखिए अगला पॉइंट है 3 1 ज। इसमें है ब वाला शब्द, यानी कि उससे हम क्या कराएंगे? बेगार। क्या कराएंगे? बेगारी जो नहीं कराते हैं, काम करा के मजदूरी नहीं देंगे, या रख लिए कि भाई बेगार करते रहो हमारे यहाँ। तो अगर अनुसूचित जात के किसी व्यक्ति से हम बेगार कराते हैं, सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरूपित किसी अनिवार्य रूप से सेवा भिन्न अन्य प्रकार के बलाश्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगार कराना, ये आ जाएगा बे से, बेगार कराने से। अगला पॉइंट है झ। ये म शब्द है, यानी कि इसमें झ में दे रहा है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई मानव की अंत्येष्टि या कब्र खोदने को विवश करना। जैसे लोग कहते हैं ना, सड़ी गड़ी लाश है, चलो उठाओ यार इसको दफना दो, तो अनुसूचित जात के व्यक्ति को अपमानित करके भाई तुम ही ले चलो। तो ऐसे अपराध को भी 3 1 झ में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से म वाला शब्द लिया गया है मानव से। इसी तरह से अब चूंकि लंबा समय ज़्यादा हो गया है, इसको आप याद कर लीजिए। एक एक शब्द हमने एक एक पॉइंट से उठाया है। अमन, अक, बेम, लिलई, जमाम, एक एक शब्द का एक एक 3 मैंने 14 पॉइंट कुल है इसमें धारा 3 के। और इसके धारा 3 का एक जगह पर पूछा है प्रश्न कि कितने इसमें दंड की व्यवस्था है। तो दंड की व्यवस्था देखिए, दंड का व्यवस्था 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का दंड की व्यवस्था है, ये याद करना है आपको। और धारा 4 जो लोक सेवकों पर अप्लीकेबल है, इसको हमको याद करना है, जो पहले ही हमने चर्चा कर लिया है कि कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड। तो कर्तव्य की उपेक्षा के लिए 6 माह से लेकर कितने तक है? 1 वर्ष। देखो विजय केवल याद किया है। अब इसमें जो 23 धाराएं हैं,
अपनी गहरी जानकारी के लिए आप इन 23 धाराओं को पढ़ सकते हैं। आपको ऐसी सारी धाराएं बता दी गई जिसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन। विशेष न्यायालय किस धारा के अंतर्गत है? विशेष न्यायालय धारा, देखो केवल विजय बोल रहा है, तुम लोग भाई बोल नहीं रहे हो। विशेष न्यायालय कौन बनाता है? किससे परामर्श करके? अच्छा, विशेष न्यायालय कितने दिन के लिए जिला बदर कर सकता है? एक और प्रश्न याद कर लीजिए, धारा 16 महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। प्रश्न पूछेगा कि राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा में दिया है, तो आप धारा 16 बताएंगे। एक धारा और नोट कर लीजिए, धारा 18 क। धारा 18 क कब जोड़ा गया? धारा 18 क कब जोड़ा गया? तो आप लिखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018। कब जोड़ा गया? 2000। अभी आपको बताया हमने ना कि 2 संशोधन हुए हैं, एक 2015 में और एक 2015 में अपराधों की श्रेणियों में वृद्धि हुई है, और 2018 में क्या हुआ है? एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच जरूरी नहीं, बिना अनुमति की गिरफ्तारी हो सकती है, अग्रिम जमानत सामान्यता नहीं दी जाएगी। ये किस धारा में जोड़ा गया? 18 क में। किसमें? पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट बने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। ख, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो तो पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि सीओ साहब विवेचना कर रही हैं तो कहेंगे कि नहीं एसपी साहब अनुमोदन देंगे तब हम गिरफ्तार करेंगे, नहीं, गिरफ्तार कर सकती हैं। और दूसरा क्या है? किसी न्यायालय के निर्णय आदेश निर्देश के होते हुए भी संविधा की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के किसी मामले को लागू नहीं होंगे। यानी कि अग्रिम जमानत कहाँ मिलती है? 438। किसमें? सीआरपीसी में। बीएनएस में धारा अलग हुई होगी, तो 438 भी हमको याद रखना है। अग्रिम जमानत किस धारा में मिलती है? सीआरपीसी की धारा 438, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तीनों चीज़ें आपको हम बताई दी हैं। तो हमको लग रहा है पांडे जी एक बढ़िया आइडिया SC ST एक्ट पर इन लोगों का बन गया। अब हम लोग बैठ के इस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं।